और क्या कुछ हो रहा है अलग अलग जगहों पर इस वक्त चुनाव की, चूंकि आखिरी घंटा बचा हुआ है और 1 घंटे में जो पोलिंग है वो खत्म हो जाएगी। सीधा हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर दीक्षित हमारे सहयोगी आगरा से जुड़े हैं, विशाल सिंह फतेहपुर सीकरी से, तो राकेश त्रिवेदी महाराष्ट्र के सोलापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले समीर आपका रुख करते हैं, क्या कुछ अब तक अगर हम देखें जो उत्साह है वोटर्स का वो और समीकरण आगरा के क्या कहते हैं? ताजनगरी आगरा में इस वक्त मतदान जोर शोर से चल रहा है। हालांकि दोपहर में इसमें रफ्तार थोड़ी ये धीमी हुई थी, मौसम इसकी वजह है, लेकिन जैसे जैसे ये अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, मतदान का समय खत्म हो रहा है, वहां एक बार फिर से वोटिंग परसेंटेज ने रफ्तार पकड़ी है। बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। ऐसे ही एक पोलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर पोलिंग लगातार चल रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि जो तमाम पोलिंग स्टेशन हमने देखे वहां पर जो महिलाओं की भागीदारी है, जो वोटिंग में महिलाओं की जो वो शामिल हो रहे हैं, वो भी अच्छी खासी संख्या देखने को मिली है। फिलहाल आप देखें तो सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था तमाम पोलिंग बूथ पर की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। आगरा अनुसूचित जाति के लिहाज से एक सुरक्षित सीट है ये, और इसी को देखते हुए बीजेपी ने दांव खेला है एसपी बघेल पर। हालांकि 2009 और 2014 के चुनाव में बीजेपी ने ही यहां पर बाजी मारी थी, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को। यही वजह है कि इस बार कैंडिडेट केवल आगरा नहीं बल्कि 2 अन्य लोकसभा सीट से बदली है। और अब ये देखा जाएगा 23 मई को कि ये जो कैंडिडेट बदल के जो बीजेपी दांव खेल रही है वो कितना फायदा दे जाती है। और यहाँ पर बीजेपी को टक्कर मिल रही है प्रीता हरित से जो कांग्रेस से हैं और मनोज सैनी जो बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं। आगरा चूंकि दलित और मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट सीट है, यहाँ पर तकरीबन 37% दलित और मुस्लिम वोट बैंक है। तो इसी समीकरण को देखते हुए यहाँ पर एसपी बघेल पर बीजेपी ने दांव खेला है। फिलहाल वोटिंग लगातार चल रही है और जो इस वक्त का वोटिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 40% के आसपास है, लेकिन ये फिगर आगे बढ़ने का अनुमान है जब वो वोटिंग समाप्त होगी। कुल मिलाकर के आगरा जहां पर बीजेपी अपने दोबारा से एक जीत हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं पर जो गठबंधन है वो भी कोशिश कर रहा है कि यहां पर इस सीट को दोबारा हासिल करके यूपी में एक तरीके से कमबैक कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बड़ी तस्वीर इस वजह से बड़ी दिलचस्प हो जाती है आगरा की अगर हम बात करें। और थोड़ा पश्चिम में चलते हैं, आगरा के फतेहपुर सीकरी से संवाददाता विशाल सिंह हैं। समीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये तमाम जानकारी, ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और फतेहपुर सीकरी बगल में ये आगरा के। विशाल, यहाँ की अगर बात करें तो राज बब्बर तो एक बड़ा चेहरा है ही, उसके अलावा हाल फिलहाल गुड्डू पंडित बड़ी चर्चाओं में रहे हैं। एक त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर राजकुमार चार की वजह से दिखता है। पोलिंग अब तक क्या हुई है और क्या समीकरण कहते हैं यहाँ पे? देखिए, अभी 3 बजे तक की जो पोलिंग परसेंटेज है वो 50% है, तो माना जा रहा है कि फर्स्ट क्लास में पास हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। और अभी चूंकि पोलिंग का समय बचा है तो ये माना जा रहा है कि फर्स्ट क्लास के ऊपर होगा। अब इस पूरे समीकरण के ध्यान दिया जाए तो फतेहपुर सीकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीट है। खासतौर से मुरादाबाद से ना लड़कर राज बब्बर ने ये सीट चुनी क्योंकि उनको ये लगता था कि ये सुरक्षित सीट होगी और यहाँ से वो जीत सकते हैं। चूँकि 2009 में भी वो यहाँ से लड़े थे लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। इन सब के बीच में अगर गौर किया जाए तो गुड्डू पंडित बुलंदशहर के थे। हालांकि पहले उनका यहाँ से लड़ना तय नहीं था, पहले यहाँ से सीमा उपाध्याय का लड़ना तय माना जा रहा था जो रामवीर उपाध्याय की पत्नी थी। बसपा के कोटे में ये सीट गई थी, चूंकि गठबंधन हुआ था तो बसपा के पास ये सीट आई थी। बसपा ने उपयुक्त उम्मीदवार के तौर पर सीमा उपाध्याय का नाम तय कर दिया था। चूंकि सीमा उपाध्याय यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं तो ऐसे में उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व है और उनका वोट बैंक बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में एक उपयुक्त कैंडिडेट थी। लेकिन जब सीमा उपाध्याय बीजेपी के कार्यक्रम में मंच में किसी प्रत्याशी से दिखाई पड़ी, उसके बाद बीएसपी बैक हुई और उसने गुड्डू पंडित पर दांव खेला। चूंकि गुड्डू पंडित विधायक थे डिबई से ऑलरेडी, उनका नाम सबसे पहले तब आया था जब मधुमिता हत्याकांड हुआ था। विवादों से बड़ा पुराना नाता रहा। इन चुनाव में भी वो लगातार इस तरह के विवाद पैदा करते रहे, बयान देते रहे हैं। ऐसे में बाहर से आए थे, ये एक बड़ा कारण है यहाँ की जनता के लिए कि बाहर से आए हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर इन सब के बीच में देखा जाए तो बीजेपी ने बाबूलाल चौधरी जो यहाँ के सिटिंग सांसद थे उनका टिकट काटा है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आखिर ये बदले हुए समीकरण और बाहर से आए उम्मीदवार क्या असर छोड़ पाते हैं। और हमारे साथ शोलापुर से हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। राकेश,
जाहिर सी बात है कि सुशील शिंदे तो हैं ही मैदान में, लेकिन सिटिंग सांसद यहां पर जिस तरह से शरद बंसोड़े हैं वो काफी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। पोलिंग क्या कुछ कहती है? शोलापुर पर वाकई निगाहें रहती हैं? प्रशांत, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे की टक्कर में बीजेपी ने जो है शरद बंसोड़े को टिकट नहीं दिया है। उसकी जगह पे लिंगायत समुदाय के जो धर्म गुरु हैं स्वामी सिद्धेश्वर महाराज, उनको जो है टिकट दी है। और ये जो है लिंगायत समुदाय जो तकरीबन 2.5 लाख वोट जिनके पास हैं, वो उनकी फॉलोइंग जो है काफी ज्यादा है, वो एक कड़ी टक्कर यहाँ पर देगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो शरद बंसोड़े से काफी ज्यादा नाराज थे। ये बात खुद बीजेपी को भी पता थी। लेकिन सबसे कांटे की टक्कर और दिलचस्प टक्कर जो है महाराष्ट्र में सोलापुर सीट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने मिल रहा है, क्योंकि इसमें एंट्री की है वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बेटे जो है प्रकाश आम्बेडकर ने, जो कि दलित और चेहरा जो है सामने लेकर के आए हैं, दलितों को आकर्षित कर गए वोट बैंक को। और दूसरी तरफ जो है ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने भी जो इन्हें समर्थन किया है। खासतौर से इस वजह से मुकाबला जो है काफी तगड़ा हो गया है। और ऐसे में अगर यहाँ पर कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे को अगर चुनौती मिलती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में अपने आप एक बड़ा नाम है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो झटका अगर कहीं होगा महाराष्ट्र में तो वो सोलापुर में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक जो है तकरीबन 48% की जो वोटिंग है वो 4 बजे तक हो चुकी है, जिसमें जो सोलापुर है वो थोड़ा सा अभी भी काफी स्लो चल रहा है। इसके अलावा तकरीबन 20,000 से ज्यादा जो यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं और जहां पर 60,000 से ज्यादा ईवीएम मशीन्स लगाई गई थी आज, और तकरीबन 25,000 वीवीपैट्स जो है वो लगाए गए हैं। और वोटिंग परसेंटेज जो है वो अभी फिलहाल 48% जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर खासतौर से मैं यही आपको बता रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार शिंदे। अगर ऐसे में वोट बैंक जो है दलित और मुस्लिम वोट बैंक अगर प्रकाश आम्बेडकर ले लेते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है और बीजेपी इन दो के झगड़े में जो जीत हासिल कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बदलाव है वो वाकई कहीं ना कहीं शोलापुर के इस मुकाबले को दिलचस्प बनाता है। और कहीं ना कहीं जो पोलिंग है वो थोड़ी सुस्त जरूर है बाकी महाराष्ट्र के इलाकों के अलावा, लेकिन फिर भी चूंकि दिलचस्प सीट है तो उम्मीदें इस पर हैं और मुकाबला काफी बेहतर होने वाला है यहां पर। और इसके नतीजे जब आएंगे तो वाकई देखने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राकेश आपका। इसके साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से इस वक्त पोलिंग हो रही है उसमें सबसे अहम बात यह है कि चूंकि आखिरी घंटे बचे हुए हैं तो हम तमाम लोगों से कहते हैं कि इस आखिरी घंटे का उपयोग करिए। अगर आपने वोट नहीं दिया है तो घरों से निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल करिए।